चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नर जनन अंग का पहला हिस्सा या पहला भाग, जिसका नाम है वृषण। और वृषण जो है मेरे बच्चे, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होता है। कितना जोड़ी होता है? एक जोड़ी। अब आपके सामने होगा जोड़ी का मतलब दो, यानी कि इसके अंदर ये जो वृषण कोश है, ये पूरा क्या है? वृषण कोश है। इस वृषण कोश के अंदर दो गोलियां होती हैं, छोटी छोटी। इसी को, अब दो गोली है अगर, तो इसको एक जोड़ी बोला जाता है। ठीक है। अब वृषण जो है, वृषण कोश के अंदर सुरक्षित होता है। लेकिन एक बात और जानिए कि ये वृषण कोश शरीर के बाहर ही क्यों रखा जाया? क्योंकि देखिए, वृषण के अंदर यहां पर किस चीज का निर्माण होता है? शुक्राणु का। क्या है? और शुक्राणु जो होता है बेटा, वो नर युग्मक है। क्या है? अब ये जो शुक्राणु का निर्माण होता है, तो देखिए शरीर के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए शुक्राणुओं को जिंदा रहने के लिए। ठीक है। शुक्राणुओं को जिंदा रहने के लिए 2 या 3 डिग्री का टेम्परेचर हमारे शरीर से कम होना चाहिए। अब ऐसा इन्वायरमेंट शरीर के अंदर नहीं मिल पाता, और शरीर के अंदर अगर इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, इसीलिए भगवान ने इसको नीचे रखा है, शरीर से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? शुक्राणुओं को जिंदा रहने के लिए शरीर के ताप से 2 या 3 डिग्री का टेम्परेचर कम होना चाहिए, और अगर ये डिग्री टेम्परेचर कम होगा तभी शुक्राणु जिंदा रहते हैं। इसीलिए इसको शरीर से बाहर रखा गया। कभी कभी क्वेश्चन आता भी है बोर्ड एग्जाम में कि वृषण कोश को शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वृषण कोश में, बात समझिए, वृषण कोश में मेरे बच्चे शरीर से 2 या 3 डिग्री का टेम्परेचर कम होता है। और अगर 2 और 3 डिग्री का टेम्परेचर वृषण कोश से कम होगा शरीर से, वृषण कोश में, तो हम कह सकते हैं कि इसी वजह से इसको शरीर से बाहर किया गया या बाहर रखा गया। दूसरी चीज, तो वृषण कितना होता है मेरे बच्चे? एक जोड़ी होगा। और ये उदर गुहा से बाहर और शिश्न के पास होता है। कहां पर? शिश्न के पास। शिश्न गलत लिखा गया है, देखिए। शिश्न के पास मतलब इसके जस्ट बगल में। और ये देखिए, उदर गुहा मतलब होता है पेट की ये जो गुफा है, इससे नीचे, है ना। कहां पर सुरक्षित होगा बेटा? वृषण कोश के अंदर। ये देखिए, ये जो थैली नुमा ये संरचना बनी होती है, इसी को क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। ये वृषण कोश के अंदर सुरक्षित होगा। और वृषण के अंदर से एक लिंग हार्मोन्स, जिसका नाम है नर हार्मोन्स भी कहते हैं, और वो ना हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। क्या स्रावित होने लगता है? और जब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो हम कह सकते हैं कि, ध्यान से सुनिए, अब पुरुषों में वृषण एक जोड़ी पाया गया। कहां पर सुरक्षित होगा? वृषण कोश के अंदर, शरीर से बाहर रखा गया। और उदर गुहा के, देखिए कहां पर? उदर गुहा से बाहर, शिश्न के पास। और वृषण कोश के अंदर वृषण क्या होता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है। एक चीज और यहां से थोड़ा सा आ जाएगा। अब देखिए, यहां वृषण कोश क्या है, एक एक चीज समझिए। वृषण कोश, वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यकता होती है। वृषण जो है, ये जो एक जोड़ी होता है, इसको स्थिर रहने के लिए, स्थिर रखने के लिए, जिस, कह लीजिए झिल्ली में या जिस थैले में वृषण सुरक्षित रहता है, उस थैले को हम क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। वही कह रहा है, वृषण कोश जो होता है, वृषण को स्थित रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। अब देखिए, ये शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। अभी बताया भी है, ये क्यों शरीर से नीचे रहता है? इसी वजह से, क्योंकि भैया शरीर का जो ताप होता है, उससे 2 या 3 डिग्री का, 2 से लेकर 3 डिग्री टेम्परेचर हमारे शरीर से वृषण कोश का कम होता है। अगर मान लीजिए, वैसे मनुष्य का टेम्परेचर आप जानते हो, उस टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। और कम क्यों होता है? क्योंकि वृषण कोश के अंदर जो शुक्राणु बन रहे हैं, वृषण कोश में जो वृषण में शुक्राणु बन रहे हैं, उस शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए कम से कम शरीर के टेम्परेचर से 2 या 3
डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, यही बात है। देखिए वृषण कोश का ताप नियंत्रक यंत्र भी कहा जाता है, ये ताप को नियंत्रित करता है। और देखिए ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य भागों के तापमान से कम होता है। बता ही दिए कितना कम होता है लगभग। अब देखिए एक प्रश्न और आता है यहाँ पर, कभी आप अनुभव करिएगा कि गर्मी के मौसम में ये जो वृषण कोश है बढ़ जाता है। बात समझिएगा, गर्मी के मौसम में वृषण कोश बढ़ जाएगा और ठंडी के मौसम में ये वृषण कोश सिकुड़ जाता है। बात समझिएगा थोड़ा सा, वृषण कोश ठंडियों के मौसम में थोड़ा सिकुड़ जाएगा जब मौसम बहुत ठंडा होगा। ठंडे मौसम में वृषण कोश सिकुड़ जाने के पीछे का क्या रीजन है, और गर्मी के मौसम में वृषण कोश के बढ़ जाने का क्या मकसद है, इसके पीछे भी रीजन है टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनिए, जैसे गर्मी का अगर मौसम है तो टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर हाई होगा। तो इस स्क्रोटम यानी कि हम कह सकते हैं स्क्रोटम को क्या बोला जाता है, वृषण कोश। वृषण कोश का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए ये शरीर के हिस्से को छोड़ दे, इसलिए ये थोड़ा सा ये जो फैलाव इसमें देखा जाता है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा फैल जाएगा गर्मियों के मौसम में। इसके फैलने के पीछे का रीजन ये है कि भैया टेम्परेचर जब हाई हुआ तो शरीर का भी टेम्परेचर हाई, तो अब इसके संपर्क में अगर रहेगा तो इसका भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर, और देखिए 2 से 3 डिग्री, इसीलिए ये जो कोश है, कोश माने समझ लीजिए थैली, ये थैली का आकार बढ़ जाता है। अब जब ठंडी का मौसम आता है तो ठंडी के मौसम में इसका आकार घट जाता है। घटने के पीछे का क्या रीजन, ठंडक के मौसम में टेम्परेचर एकदम ठंडा होता है, अब ज्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए इसे, ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, तो अब क्या करेगा, ये हमारे शरीर की तरफ सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा मौसम में ठंडी ना लगे, क्योंकि शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए ना तो ज्यादा गर्मी की जरूरत है और ना ज्यादा ठंडी की जरूरत है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्क्रोटम फैलता है और सिकुड़ता भी है। तो ठंडक के मौसम में कह सकते हैं ठंडे एरिया में क्या होगा, स्क्रोटम जो होता है वो सिकुड़ जाता है, और गर्मियों के दिनों में स्क्रोटम थोड़ा सा फैल जाता है। आगे देखते हैं, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे इसको ताप नियंत्रक यंत्र, यानी कि ये ताप को नियंत्रित करने वाला यंत्र या डिवाइस होता है जिसको हम वृषण कोश कहते हैं। तो ये मुख्य इसका कार्य क्या है, ये ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है और शरीर के सभी भागों के तापमान से इसका तापमान 2 से 3 डिग्री कम भी होता है। तो ये रहा आज की। अगली देखिए सिंपल सी बात है, अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, तो आता है प्रोस्टेस ग्लैंड। बेटा प्रोस्टेस क्या होता है, यह अखरोट के आकार की एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्या होती है, देखिए अखरोट के आकार का ये दिख रहा है प्रोस्टेस ग्लैंड, ये जो होता है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करता है। यह तरल वीर्य का भाग बनाता है और शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर मैं बात करूं तो ये प्रोस्टेस ग्लैंड होती है, अखरोट जैसा होता है ये ग्लैंड। ठीक, अब यहां देखिए यह तरल पदार्थ का निर्माण करेगा, एक लिक्विड बनाता है ये, इसके अंदर ये बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे आप देखते हो कि हमारे जीवा से पानी छूटता है, ऐसे ही इससे भी कुछ स्राव होते हैं, लिक्विड स्रावित होता है। अब यानी कि उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ बोलते हैं। और ये तरल पदार्थ का निर्माण भी करेगा और निकालेगा, भाई उत्सर्जन भी करेगा। और यह जो है वीर्य, वीर्य के साथ मिलकर, वीर्य कहाँ बनता है, यहाँ देखिए वृषण के अंदर वीर्य बना और ये धीरे धीरे यहाँ से शुक्रवाहिनियों से होते हुए इस शुक्राशय के अंदर है। और ये क्या करता है,
अब जैसे ही शुक्राणु यहां पर पहुंचे हैं, शुक्राशय के अंदर कौन होता है? शुक्राणु होता है। अब यहां से जो ये लिक्विड बनाता है, ये इसी रास्ते ये दोनों मिल जाते हैं और मिलने के बाद गति प्रदान होता है। शुक्राणुओं को गति कौन देता है? तो कह सकते हो प्रोस्टेस ग्लैंड। ये जो शुक्राणु है यहां से जो निकला है इस शुक्राशय के अंदर, और बनाया कौन है? वृषण। वृषण जो है, वृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिनियों से होते हुए, ऐसे शुक्रवाहिनियों से होते हुए इस रास्ते से ऐसे ऐसे आप देख सकते हो ये कहाँ पहुंच गया है? ये शुक्राशय के अंदर। अब यहाँ शुक्राणु जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ जो बना हुआ लिक्विड है, तरल पदार्थ होता है, ये उत्सर्जित जब होगा तो ये शुक्राणुओं को क्या करता है? गति प्रदान करने का कार्य करता है। इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है हमारा। अगला है शुक्रवाहिनियां। तो शुक्रवाहिनियां मेरे बच्चे आपने पढ़ा भी है अभी अभी कि भाई शुक्राणु यानी कि कहां पर? शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनियों की सहायता लेते हैं। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है तो यहां से जो शुक्राणु बने हैं, यहां पर जो शुक्राणु बने हैं और कहां तक जाएंगे? शुक्राशय तक। कहां तक जाने वाले हैं? शुक्राशय तक जाने वाले हैं। तो शुक्राशय तक जाने के लिए शुक्राणु जो है ये किसकी सहायता लेगा भाई? शुक्रवाहिनियों की सहायता से कहां पहुंचेगा? शुक्राशय तक पहुंचता है। देखो शुक्राणु जो होता है शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनियां मतलब देखिए ये पतली सी लंबी नली है जो वृषण कोश से लेके और शुक्राशय तक ये जुड़ी हुई है। इसी नली की सहायता से जो शुक्राणु है वो शुक्राशय तक पहुंचता है और शुक्रवाहिनियां मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है। देखिए ये मूत्र नली है, ये वाली पतली सी, और ये शुक्रवाहिनी है, ये दोनों मिल करके एक नली बनाती हैं, है ना? जो क्या करता है, शुक्राणु और मूत्र दोनों को निकालने का या प्रवाहित करने का रास्ता होता है। यानी कि इसी रास्ते शुक्राणु भी निकलता है और इसी रास्ते कौन निकलता है? इसी रास्ते आपका मूत्र भी निकलता है। अब यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला फैक्ट, शुक्राशय। अब शुक्राशय क्या होता है? देखिए ये जो है शुक्राणु अब कहां पहुंच गया है? इस शुक्राशय के अंदर पहुंच गया है। तो शुक्रवाहिनियां शुक्राणु संग्रह करने के लिए थैली जैसी संरचना बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। ये भी एक थैली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर क्या आ गया? देखो यहाँ वृषण से शुक्राणु धीरे 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 इस शुक्राशय के अंदर पहुंच जाता है और जब शुक्राशय के अंदर पहुंच जाता है तो हम वही कह सकते हैं शुक्रवाहिनियां जो होती हैं वो शुक्राणु संग्रह के लिए, संग्रह माने इकट्ठा करने के लिए, शुक्राणु को इकट्ठा करने के लिए एक थैली जैसी संरचना बनती है। इसी थैली जैसी संरचना को शुक्राशय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण ये भी करता है और वो जो तरल पदार्थ बनाती है ये जो तरल पदार्थ बनाएगी, जैसे प्रोस्टेस ग्लैंड एक तरल पदार्थ बनाती थी वैसे ये भी एक तरल पदार्थ बनाती है और शुक्राणु उसके अंदर, देखिए शुक्राणु इसके अंदर है और इसके अंदर एक नया तरल पदार्थ बन रहा है। देखिए यहां लिखा भी है शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। तो वीर्य जो है बनता यहां है शुक्राशय के अंदर, यानी कि वीर्य के निर्माण में क्या करेगा? ये शुक्राशय मदद भी करता है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला कड़ी जो है, साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति प्रदान करती है। जो यहां से शुक्राणु गए हैं यहां पर एक तरल पदार्थ बना है ये शुक्राशय के अंदर, और शुक्राशय के अंदर जो तरल पदार्थ बनता है इस तरल पदार्थ शुक्राशय के अंदर जो ये तरल पदार्थ है ना, इस तरल पदार्थ से जो ऊर्जा है और गति किसको मिलती है? देखिए साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति
ये जो शुक्राणु है इसको चलने के लिए, गति और ऊर्जा, मतलब जीवित रहने के लिए एनर्जी का क्या करता है, स्टोर करता है, मतलब ये देता रहता है, जिसकी वजह से शुक्राणु मरे ना। अब ध्यान से सुनिए अगला कड़ी। शुक्राशय हो गया। अगला है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग मेरे प्यारे बच्चों, यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। तो आप देख सकते हो इसको, यही है, ये मूत्राशय की नली है, ये मूत्राशय वाली नली है। और ये देखिए यहां से मिलती हुई एक नली बनती है, इसी नली को हम क्या कहते हैं, बोलिए, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से होकर क्या क्या चीज निकलता है मेरे बच्चे, मूत्र, शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव को क्या करती है, ये बाहर निकालने का मार्ग होता है। यह नलिका शिश्न से, है ना, मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहां से देखिए मूत्र निर्माण, शुक्राणु को बाहर निकालने का ये द्वार है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब शिश्न क्या होता है, यह एक बेलनाकार अंग होता है, बेलन के जैसा अंग है जो वृषण कोश के बीच में लटकता रहता है, और यह उत्थानशील यानी कि मैथुनांग के समय सामान्य अवस्था में यह छोटा और तथा शिथिल रहता है और मूत्र विसर्जन के काम में आता है, और मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य को मादा जनन अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये सब चीजें आप अपने से भी समझ सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि जो आप ना समझ पाओ। ठीक है, बात समझ में आया। तो मेरे कहने का क्या मकसद है, केवल इतना ही बस आप जानिए कि भाई